अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है, एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है वेपर्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कहा जाएगा एवापोरेशन। तो लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना वो क्या होता है, एवापोरेशन। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर्स एट गिवन टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस, उसको कहा जाएगा एवापोरेशन। सही। और यानी कि सरफेस फिनोमिना है ना, ये सरफेस से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवापोरेट होंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस के को हमने नाम दे दिया एवापोरेशन का। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला क्या है, सरफेस फिनोमिना है ये। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले आपको कॉमन एग्जांपल देते हैं एवापोरेशन की। जैसे कि आप सी लेवल आपने देखा होगा, और वहाँ पे जब सनलाइट आती है और फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स बन के ऊपर जा रहे होते हैं सारे के सारे, यानी कि बुखारात बन जाते हैं और उड़ जाते हैं, और वहाँ पे सी लेवल जो है वो थोड़ा सा कम भी हो जाता है, पानी उस पर कम हो जाता है। इस तरह से अगर गर्मियों में जब बहुत धूप होती है, तो अगर आप छत वगैरह पे या फिर अगर आपके शहर में भी कहीं पे धूप आती है और वहाँ पे पानी गिरा हो, तो वो थोड़ी देर के बाद वैसे इवेपोरेट हो जाता है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है उन वाटर वेपर्स ने, और वो जो है वो क्या हो गए हैं, वेपोराइज हो गए हैं, बुखारात बन के उड़ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन होगी वो सूख जाएगी, लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हो चुका होगा। इसी तरह से अब इवेपोरेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले है कि सरफेस फिनोमिना, यानी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे पहले वो इवेपोरेट होंगे, और फिर उसके बाद जो है ना सेकंड वाले या दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स की बारी आएगी। जैसे कि अगर एक कंटेनर हमने लिया, उसमें हमने लिया वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, कुछ मिड में होते हैं, और कुछ जो है सरफेस पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है वो सरफेस पे है, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस पे हैं, ये मिडल वाले हैं, और ये जो है हमारे पास बॉटम पे हैं। सबसे पहले जब भी एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये सबसे पहले एवापोरेट होंगे, फिर जो है वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। अब ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि जो बॉटम पे होते हैं ना उनकी एनर्जी होती है लो, और जो मिडिल वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी होती है लो से थोड़ी से ज़्यादा, यानी कि एवरेज। और जो ये आपके पास टॉप वाले होते हैं बिल्कुल सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, इनकी एनर्जी सबसे हाई होती है। तो जैसे ही इनको मौका मिलेगा या थोड़ी बहुत हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये सबसे पहले जो है वो एवेपोरेट हो जाएंगे, और यहाँ से जो है एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और फिर क्या होगा, ये एवरेज एनर्जी वाले ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो जाहिर सी बात है फिर ऊपर जाना है। उसके बाद ये जो लो वाले हैं ये एवरेज पे आ जाएंगे। सही। और इसी तरह से ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है, और ये सरफेस से सबसे पहले मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स की बारी आएगी एवेपोरेशन के प्रोसेस की। इस वजह से इसको कहा गया है कि सरफेस फिनोमिना है। ठीक है जी, कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स सबसे पहले वो एवेपोरेट होते हैं। दूसरी है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हमने पढ़ा हुआ है दो तरह के प्रोसेस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। जो होता है ना एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी उस प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे जैसे ही एवेपोरेशन होनी है तो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है सराउंडिंग से, और फिर वो एवेपोरेट होंगे। तो जिस भी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है, और एवेपोरेशन में भी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके अलावा इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि सारे के सारे टेम्परेचर्स पे ये हो रहा होता है। यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे बात करो तब भी एवापोरेशन होती है, अगर आप हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दो तब भी एवापोरेशन होती है। जैसे कि अगर आपको पसीना आया हुआ है, थोड़ी देर आप पंखे के नीचे बैठोगे तो आपका वैसे भी पसीना सूख जाता है। और अच्छा, ये तो एक अलग बात होगी। तो एवेपोरेशन की बात करें, जैसे कि फर्श पे पानी गिर गया है, आप पंखा वगैरह ना भी चलाओ, वहाँ पे सनलाइट ना भी हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो पानी खुद ब खुद सूख जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेशन होती है, लेकिन अगर आप सनलाइट आ रही है आपके ज़मीन पे जहाँ पे पानी गिरा है,
तो वहाँ पे उस एवापोरेशन का जो रेट है वो तब भी हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और तो ये सारे के सारे टेम्परेचर्स पे होती है, रूम टेम्परेचर पे भी होती है। आप हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दो तब भी एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद है कूलिंग प्रोसेस है। ये कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, क्या जी सराउंडिंग से जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी हो जाती है एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो जल्दी से एवापोरेट हो जाते हैं। और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़ाहिर सी बात है लो होती है, फिर उन्होंने जब ऊपर आना होता है तो उनको भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो सराउंडिंग से जो है एनर्जी को, हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, और फिर उनको जो है वो कूलिंग जो है वो फील होती है। ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहले है नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की नेचर, यानी कि पोलर है या नॉन पोलर है। आपको पता है कि जब भी पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें पोलर जो मॉलिक्यूल होता है जैसे कि H2O है, तो इसमें नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो इनमें जो है वो क्या उसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। तो जाहिर सी बात है जितनी किसी के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना उसको जो है वो ब्रेक करना मुश्किल होगा। और फिर ब्रेक करना जब मुश्किल है तो ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो अगर हमने वाटर को वेपोराइज करवाना है तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और तब जाके एवापोरेट होगा। और आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो नेचर ऑफ द लिक्विड, तो ये पोलर है, तो जो पोलर लिक्विड्स होंगे ना उनकी एवापोरेशन जो है वो लेट होगी, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं और उनको जो है वो वेपोराइज होने में टाइम लगता है। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं जैसे कि जो होते हैं इथाइल ईथर हो गया या अल्कोहल हो गया, इस तरह से, तो वो जल्दी से एवापोरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में नॉन पोलैरिटी है, इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होती। CH3OH, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मीथानोल। मीथानोल की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉन पोलैरिटी है, इतने ज़्यादा पोल्स क्रिएट नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो जैसे ही इसको जो है वो हीट अप किया जाएगा तो ये जल्दी से लो टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोलर होते हैं उनमें वेपोरेशन स्लो जो है वो कम होती है, और जो नॉन पोलर होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नॉन पोलर होते हैं हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि वो वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं जी, वोलेटाइल, यानी कि इनमें जो वेपर्स में कन्वर्ट होने की पावर होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर पोलर में देखा जाए तो उनमें जो है वो थोड़ा लेट है, उनको हाई एनर्जी चाहिए होती है तब वो वेपराइज होते हैं। ठीक है, यानी कि वो लेस वोलेटाइल होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद फिर ये मैंने लिखा भी, पोलर की लो वेपोरेशन और नॉन पोलर की हाई वेपोरेशन। उसके बाद है एक और फैक्टर है दूसरा, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही अगर मैं यहाँ पे हीट अप करना स्टार्ट कर दूँ इस कंटेनर को, तो जिनकी एनर्जी लो है पहले से उनकी एनर्जी आ जाएगी एवरेज पे, और जिनकी एवरेज है उनकी आ जाएगी हाई पे, और जिनकी पहले से हाई है उनकी और ज़्यादा हाई हो जाएगी, वो वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये लो वाले आ जाएंगे एवरेज की जगह पे, एवरेज वाले आ जाएंगे मैक्सिमम वाली एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की जगह पे। ठीक है जी। तो टेम्परेचर अगर आप हाई करते हो तो फिर क्या होता है कि एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो एवापोरेशन की जो स्पीड है, उस प्रोसेस का जो रेट है वो भी कम रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास, यानी कि ये आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है भाई एवापोरेशन के साथ में, ये कह सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर लो तो एवापोरेशन भी लो स्पीड पे होगी। उसके बाद लेकिन होगी ज़रूर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एवापोरेशन होगी मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनर्जी के मॉलिक्यूल्स गैस फेज में सरफेस के थ्रू जाते हैं, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर कप ऑफ टी की बात करें, बहुत प्यारा कप बन गया है,
ठीक है। कप ऑफ टी की बात करें और यहाँ पे इसका जो आपको पता है सरफेस एरिया इसका कम है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे क्या होना है कि जो एवापोरेशन है वो कम होगी, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया छोटा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से एवापोरेट होंगे। लेकिन अगर आप इसकी बजाय जो है एक बड़ा सा कंटेनर लो और उसमें जो है वो लिक्विड को रखो, तो इसमें जो एवापोरेशन है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, लिक्विड मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप कर सकते हैं, एक ही टाइम पे वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सरफेस एरिया भी एक फैक्टर है एवापोरेशन के लिए। जैसे कि अगर ज़्यादा एरिया सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एवापोरेशन होगी, लो सरफेस एरिया होगा तो एवापोरेशन भी यानी कि कम सरफेस एरिया होगा तो एवापोरेशन भी कम होगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा था एवापोरेशन, और उसके अलावा एक और टॉपिक है हमारा, वो क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एवापोरेशन। तो हीट ऑफ एवापोरेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लिख देती हूँ, हीट ऑफ एवापोरेशन, ये हमारे पास वो हीट होती है, हीट ऑफ एवापोरेशन। उसके बाद ये हमें, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ हीट होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को वेपराइज करने के लिए, उसको कहते हैं हीट ऑफ एवापोरेशन। और यहाँ पे ये जो हीट ऑफ एवापोरेशन है ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस अगर वीक है तो हीट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम चाहिए होगी। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग है तो तब हमें ज़्यादा हीट ऑफ एवापोरेशन चाहिए होगी। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर है और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें 1 मोल और वाटर को कम्प्लीटली वेपोराइज करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए होते हैं 44.1 किलो जूल पर मोल। जैसे कि वाटर है और उसको मैंने हीट अप करवाना है, तो एवापोरेट करवाना है, वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है, तो वो कितने पे होगी, 44.1 किलो जूल पे कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर, हो जाएगा गैस के अंदर। और इस तरह से जो ये हीट ऑफ एवापोरेशन होती है। और तो इसका मतलब ये है कि द मोलर हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 44.1 किलो जूल। और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सो इसको इसी तरह से आपने क्लियर कर लेना है। आई होप ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और आपकी डेली लाइफ से भी ये अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी चीज़ें नज़र भी आएंगी। सो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।